नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं एनडी न्यूज और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं हरियाणा के बनने की कहानी। कई इतिहास के विद्वानों का मत है हरियाणा शब्द का संबंध वेदों पुराणों से है, लेकिन अगर लिखित इतिहास की बात करें तो हरियाणा सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में गढ़े गए शिलालेखों में हरियाणा शब्द देखा जा सकता है। मुगल काल में हरियाणा संयुक्त प्रांत वर्तमान के उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, मगर 1857 के गदर में हरियाणा की भूमिका को देखते हुए बरतानिया हुकूमत ने हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग कर पंजाब में शामिल कर दिया। तब से लेकर 1 नवंबर 1966 तक हरियाणा संयुक्त पंजाब का हिस्सा रहा। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा स्वतंत्र भारत का 17वां राज्य बना। क्या थी राजनीतिक लड़ाई और हरियाणा के बनने की संघर्ष की कहानी, आज हम आपको बताएंगे। दो धड़ों के बीच की राजनीतिक लड़ाई में हरियाणा बना। एक तरफ से पंजाब धड़े के अकाली नेता और दूसरी तरफ से हरियाणा के नेताओं के बीच यह संघर्ष था। पंजाब धड़े के अकाली नेता मास्टर तारा सिंह आज़ादी के बाद लंबे समय से भाषा और धर्म के आधार पर सिखों के लिए अलग पंजाब सूबे की मांग कर रहे थे, मगर पंजाबी भाषी क्षेत्र में उन्हें सभी जातियों का समर्थन प्राप्त नहीं होने के चलते केंद्र की नेहरू सरकार ने उनकी मांगों को लगातार अनदेखा किया। 1952 के चुनाव में मास्टर तारा सिंह की मांग को झटका तब लगा जब विधानसभा में पंजाबी भाषी क्षेत्र की 126 विधानसभा सीटों में मास्टर जी की पार्टी सिर्फ 14 सीटों पर जीत दर्ज कर सकी, मगर मास्टर जी ने हार नहीं मानी और आंदोलन जारी रखा। पहली बार भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश आज़ाद भारत का पहला राज्य बना। 15 दिसंबर 1952 में 58 दिन के लंबे संघर्ष के बाद पोटी श्री रमलू नामक एक सत्याग्रही जो आमरण अनशन पे थे, भूखे प्यासे रहने की वजह से उनकी जान चली गई और पूरे आंध्र प्रदेश में हिंसा की आग धधक उठी। आंध्र प्रदेश के वासियों ने सरकारी कार्यालयों पर हमले करने शुरू कर दिए और 2 ही दिन में केंद्र की नेहरू सरकार को उस वक्त झुकना पड़ा और यहीं से मिली मास्टर तारा सिंह को नई उम्मीद, भाषा के आधार पर जिला बनाने का एक आधार। 1956 आते आते देश के कई राज्यों को भाषा के आधार पर आधिकारिक राज्य का दर्जा दिया जा चुका था। सिखों में इसको लेकर काफ़ी असंतुष्टि लगी। 1956 में ज्ञानी करतार सिंह, पंजाब के कद्दावर नेता, ने नेहरू सरकार पर कटु टिप्पणी करते हुए लिखा, देश के संविधान में 14 भाषाओं को आधारिक दर्जा प्राप्त है, जिनमें से 13 को राज्य बना दिया गया है। आप सिखों की वफादारी पर संदेह करते हैं, इसीलिए आपने अभी तक इसे भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाया। दोनों तरफ से लड़ाई चलती रही। 1960 आते आते अकालियों का आंदोलन जोर पकड़ने लगा और संयुक्त पंजाब के उस समय के मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो ने आंदोलन को दबाने के भरसक प्रयास किए और मास्टर तारा सिंह समेत सैकड़ों अकालियों को जेल में डाल दिया, मगर यह आंदोलन अब जन आंदोलन बन चुका था। अक्टूबर 1960 में संत फतेह सिंह ने नेहरू को सिखों के लिए अलग राज्य की मांग को लेकर पत्र लिखा। प्रधानमंत्री नेहरू ने अलग सूबे की मांग को उस वक्त तक नकार दिया क्योंकि उनके करीबी सहयोगी का कहना था ये मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ डालने जैसा होगा। इस तरह उठी पंजाब को अलग सूबा बनाने की मांग। 18 दिसंबर 1960 को संत फतेह सिंह ने
आमरण अनशन की घोषणा कर दी। इसके बाद नेहरू सरकार सत्ते में आ गई क्योंकि संत फतेह सिंह को जनता का समर्थन प्राप्त था। 23 दिसंबर को नेहरू ने दिल्ली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए संत फतेह सिंह से अनशन खत्म करने की मांग की और वार्तालाप के लिए न्योता दिया, मगर संत अपनी मांग पर अडिग थे। नेहरू ने 6 जनवरी 1961 को भावनगर की एक जनसभा में बोलते हुए सिखों के प्रति किसी भी प्रकार के भेदभाव को नकारा और एक बार फिर से अनशन खत्म करने की मांग की। इस बार नेहरू की अपील का असर संत पर हुआ और संत फतेह सिंह ने 8 फरवरी को अनशन खत्म कर नेहरू से मुलाकात की। नेहरू ने पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने की हामी भरी, मगर सिखों के लिए अलग सूबे की मांग को एक बार फिर नकार दिया। अब दूसरी तरफ अकाली नेता मास्टर तारा सिंह की बारी थी। सिखों के साथ हो रहे भेदभाव का हवाला देते हुए मास्टर तारा सिंह ने 15 अगस्त 1961 को सिखों के पवित्र शहर अमृतसर में आमरण अनशन शुरू कर दिया और उस वक्त आमरण अनशन एक हथियार हुआ करता था। 1 अक्टूबर 1961 को नेहरू ने संसद भवन में बोलते हुए एक हाई लेवल इंक्वायरी के आदेश दिए। इसके बाद मास्टर तारा सिंह ने 48 दिनों के बाद अपना अनशन खत्म कर दिया। पूर्व न्यायाधीश AR दास की अध्यक्षता में सिखों पर हो रहे भेदभाव के दावों की सच्चाई को जांचने के लिए एक कमीशन का गठन किया गया। 9 फरवरी 1961 को कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। कमीशन ने सिखों पर हो रहे भेदभाव के दावे को सिरे से नकार दिया और कुछ समय के लिए अकालियों की मांग फिर से ठंडे बस्ते में चली गई। अब बारी है हरियाणा के धड़े की। दूसरी तरफ दक्षिणी पंजाब यानी कि वर्तमान के हरियाणा में भी अलग सांस्कृतिक और हिंदी भाषा अलग संस्कृति और हिंदी भाषा के आधार पर अलग हरियाणा राज्य की मांग को लेकर हरियाणा लोक समिति का गठन हुआ और उसके कद्दावर नेता और संयुक्त पंजाब की सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे प्रोफेसर शेर सिंह 1962 के चुनाव में कहानी में एक नया ट्विस्ट ले आए, जब दक्षिणी पंजाब वर्तमान के हरियाणा की 54 विधानसभा सीटों में 23 पर गैर कांग्रेसी उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। हालांकि प्रोफेसर शेर सिंह झज्जर विधानसभा से कांग्रेस के मजदूर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा से 1282 वोटों से हार गए। ये चुनाव बड़ा ही दिलचस्प चुनाव था और सारी गैर लोक समिति शक्तियां, कांग्रेस और सभी पार्टियां प्रोफेसर शेर सिंह को हराने में लगी हुई थी। वहीं कांग्रेस से टिकट कट जाने के बाद देवीलाल आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर फतेहाबाद से चुनाव लड़े और लगातार तीसरी बार विधानसभा पहुंचे। लोकसभा में भी कांग्रेस पार्टी को निराशा हाथ लगी। हरियाणा की 7 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 2 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई उस समय कांग्रेस। कोई बड़ी राजनीतिक शक्ति न होने के बावजूद भी जनसंघ यानी कि आज की भारतीय जनता पार्टी 3 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कर पाई। लहरी सिंह जनसंघ के टिकट से रोहतक लोकसभा से जीतकर दिल्ली पहुंचे। हरियाणा प्रदेश की जनता ने अपना संदेश साफ कर दिया था, अब और अधिक समय तक वो पंजाब के साथ नहीं रहना चाहते थे। 1962 में चीन से युद्ध के चलते और फिर 27 मई 1964 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के गुजर जाने के बाद पंजाब हरियाणा की समस्या को कुछ समय के लिए हाशिए पर धकेल दिया गया। मुद्दे में एक बार फिर से जान तब आई जब अक्टूबर 1964 में हरियाणा क्षेत्र के 49 विधायकों ने मिलकर विधानसभा में एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें हरियाणा के क्षेत्र के साथ हो रहे भेदभाव और अनदेखी का जिक्र किया गया। और उस समय हर पार्टी
ये चाहती थी कि हरियाणा अलग प्रदेश बने, जो हरियाणा की पार्टियां थी। पंजाब सरकार सख्ते में आ गई। श्री रामदास शर्मा की अध्यक्षता में मार्च 1965 में हरियाणा डेवलपमेंट कमेटी का गठन किया गया और 1966 की शुरुआत में कमेटी ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सौंपी। क्या था इस रिपोर्ट में, जिसने केंद्रीय नेतृत्व को हरियाणा अलग प्रदेश बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रिपोर्ट में हरियाणा के साथ हो रहे भेदभाव का साफ तौर से जिक्र किया गया था। पंजाब सिविल सर्विसेज में अगर आंकड़े देखें उस समय के 309 अधिकारियों में से हरियाणा क्षेत्र के मात्र 20 अधिकारी उस समय सेवा में थे और दूसरी तरफ पंजाब के अधिकारियों को सारे महत्वपूर्ण पद मिले थे। सचिव, सह सचिव, उप सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर हरियाणा के मात्र 4 अधिकारियों को जगह मिली थी। वहीं पंजाब के 105 अधिकारी संयुक्त पंजाब में उस वक्त इन पदों पर तैनात थे। उच्च न्यायालय में पंजाब के 14 जजों के मुकाबले हरियाणा के मात्र 2 जज उस समय कार्यरत थे। पुलिस महकमे के क्षेत्र की मौजूदगी लगभग न के समान थी और 484 गजटेड ऑफिसर में से हरियाणा के मात्र 24 अधिकारी थे। रिपोर्ट में पाया गया कि विकास के मामले में भी हरियाणा क्षेत्र पंजाब से बहुत पिछड़ा हुआ है। जहां पंजाबी भाषी क्षेत्र के 29% हिस्से को बिजली से जोड़ा गया था, वहीं हरियाणा को मात्र 28% हिस्से तक बिजली पहुंच चुकी थी। सिंचाई विभाग के हाल तो और भी बदतर थे और आपको पता है हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है। पंजाबी भाषी क्षेत्र के मुकाबले हरियाणा में मात्र 1/4 हिस्से तक पानी पहुंचा था। अब भारत सरकार हर हाल में हरियाणा पंजाब समस्या का हल निकालना चाहती थी। 1965 में पाकिस्तान से युद्ध की समाप्ति के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संसदीय समिति का गठन किया, जिसका नाम था हुक्म सिंह समिति। लोकसभा स्पीकर हुक्म सिंह और हरियाणा क्षेत्र के प्रतिनिधि के तौर पर जनसंघ के चौधरी लहरी सिंह और कांग्रेस के बंसीलाल शामिल थे। चौधरी बंसीलाल ने कांग्रेस, उस समय जो बहस हुई तो चौधरी बंसीलाल ने कांग्रेस पार्टी के लिए वफादारी दिखाते हुए हरियाणा जैसे छोटे राज्य के गठन के विरुद्ध अपनी राय दी। लहरी सिंह ने मजबूती के साथ अपनी हरियाणा की आवाम की आवाज को ध्यान में रखकर अपनी पार्टी के विरुद्ध जाकर हरियाणा बनवाने के पक्ष में राय दी। दरअसल जनसंघ हरियाणा की जगह महापंजाब बनाने के पक्ष में था, जहां वो राजनीतिक तौर पर मजबूत हो सके, यानी कि आज की भारतीय जनता पार्टी। जब जनसंघ के केंद्रीय नेतृत्व ने लहरी सिंह को तलब किया तो लहरी सिंह ने ये कहते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया कि मैं आपके दिए के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जरूर लड़ा था, मगर उसमें तेल मेरा अपना था। आपको पता है कि पीछे जिक्र हुआ कि लोकसभा का जो चुनाव था रोहतक से, वो जनसंघ के चुनाव चिन्ह पर लड़े थे लहरी सिंह और जनसंघ का चुनाव निशान था दिया। दूसरी तरफ जनसंघ की तरह अकाली भी पंजाबी सूबे के बनने की मांग के विरुद्ध थे। अकालियों की मंशा थी रोहतक, गुड़गांव, महेंद्रगढ़ जैसे सिख रहित जिलों को उत्तर प्रदेश या राजस्थान में जोड़ दिया जाए और शेष को पंजाबी भाषी राज्य में तब्दील कर दिया जाए। संत फतेह सिंह की अध्यक्षता में हुई अंतिम बैठक, जिसने हरियाणा पंजाब को बनाने के फैसले पर अंतिम मोहर लगाई। हरियाणा की तरफ से इस बैठक में चौधरी देवीलाल, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिताजी चौधरी रणवीर सिंह, बाबू आनंद स्वरूप, लाला रामशरण चंद मित्तल और प्रोफेसर शेर सिंह ने हिस्सा लिया। बैठक में संयुक्त तौर पर पंजाब को चीरकर 2 हिस्सों में बांटने का निर्णय लिया गया। फिर भारत सरकार ने बैठक में हुए समझौते को अमली जामा पहनाने के लिए शाह आयोग का गठन किया। हालांकि आज भी मतभेद हैं शाह आयोग की रिपोर्ट को लेकर के, जिसमें चंडीगढ़ और हरियाणा पंजाब के पानी के बंटवारे का जिक्र है।
और अंत में 1 नवंबर 1966 को हरियाणा देश का 17वां राज्य बना। कांग्रेस के पास बहुमत होने के चलते 62 विधायकों वाले हरियाणा में कांग्रेस ने अंतरिम सरकार बनाई। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने प्रोफेसर शेर सिंह को हराकर विधानसभा पहुंचे और कांग्रेस मजदूर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पंडित भगवत दयाल शर्मा, और यहीं से शुरू हुआ धन का खेल। आप धन, सत्ता और राजनीति का हरियाणा में खेल। अगले अध्याय में आपको बताएंगे पहले मुख्यमंत्री की कहानी और उसके बाद तमाम चुनाव और तमाम राजनीतिक पहलुओं पर चर्चा करेंगे हमारे खास प्रोग्राम एनडी न्यूज में। आप देख रहे थे एनडी न्यूज, मेरा नाम है सोमवीर, कैमरे के पीछे हैं संजय। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आ गया है श्याम जी का नया अवतार। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्टी स्नैक्स।